अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत ने जनाब कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है कल, जिसके अंदर इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये TLP वाला मामला वहाँ पे ज़ेर बहस आना है। लेकिन दिलचस्प और हुकूमती तजाद ये है कि एक जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जा रहा है, जहाँ पर इस सारी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। TLP के ख़िलाफ़ जो मवाद है वो वहाँ पर शेयर किया जाएगा। ये हुकूमती वज़रा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दूसरी जानिब हाफ़िज़ साद इलामा साद रिज़वी साहब जो कोट लखपत जेल में कैद थे, उनको रातों रात इस्लामाबाद में एक हसास इदारे की निगरानी में शिफ्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ वो वहाँ पे पहुंचे हैं बल्कि TLP की दीगर क़यादत भी इस्लामाबाद पहुंच गई और वहाँ पर मुज़ाकराती अमल किसी नामालूम मुकाम पर जारी है और उसमें पता नहीं कौन कौन शरीक है। मेरा ख्याल है वही तमाम लोग इस इजलास में शरीक हैं, इस सारे मामले में शरीक हैं, जिन्होंने पहले भी एक मरतबा लाहौर के अंदर जब TLP की क़यादत ने शेख रशीद साहब से मिलने से इनकार कर दिया था और फिर शेख रशीद साहब को मदद मांगना पड़ी थी और फिर उस मदद के नतीजे में उनको फैसिलिटेट किया गया था। एक मुज़ाकराती अमल के अंदर दोनों फरीकों को बिठाया गया था और उसके बाद शेख रशीद साहब ने TV पे आकर ऐलान किया था कि बल्ले बल्ले हो गया जनाब, तमाम मामला तय हो गया, मुआहदा हो गया, कारकुनों को रिहा कर दिया जाएगा, 4 शेड्यूल पर नज़रसानी की जाएगी, फ्रांस के ख़िलाफ़ करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। तमाम उन्होंने चीज़ों का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये कि उसके बाद क्रैकडाउन हुआ और अब एक मरतबा दोबारा कुछ पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। ये पेशरफ्त किस नतीजे पर पहुंचेगी इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम है। अहम इस वजह से कि कल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने ऐलान किया था कि हम रेंजर्स को तलब कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और पहली मरतबा पंजाब के अंदर रेंजर्स को तैनात किया गया 2 महीने के लिए, और रेंजर्स ही अब TLP के जो कारकुनान हैं उनको रोकेंगे, उनके मुजाहिरीन को रोकेंगे कि वो इस्लामाबाद ना पहुँचे। आज सुबह जब TLP के कारकुनान ने दोबारा अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो मैंने आपको पहले वीलॉग में बताया था कि अच्छी खासी तादाद में वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। और दिलचस्प बात यह है कि आज उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई। ना पुलिस ने उनको रोका, ना रेंजर्स ने उनको रोका, ना किसी और ने उनको रोका, ना आज सड़कों पर तेज़ाब फेंका गया, ना आज हेलीकॉप्टरों से आंसू गैस के शेल फेंके गए, ना ही कोई फायरिंग हुई, ना ही कोई इस किस्म का कोई तसादम हुआ, और वो तमाम लोग गुजरावाला तक पहुंच चुके हैं। अब जब ये गुजरांवाला पहुंच गए हैं तो इम्कान यही है कि आज रात ये जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं ये गुजरांवाला में ही क़याम पज़ीर होंगे और कल ये मुज़ाकरात का जो भी नतीजा आज रात को निकलेगा उसके बाद आगे पहुँचेंगे। अब जहाँ पर जो 2 अमली है हमारी हुकूमत की, वो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 अमली के नतीजे में ही आज हम इस मुकाम पर आके खड़े हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुकूमत इनफैक्ट रिप्रजेंट करती है रियासत को, और रियासत का जो मुकाम है, रियासत की जो ताकत है, और रियासत की ताकत ड्राइव होती है लोगों के ज़रिए, और रियासत ये इस बात पर कायम रहती है कि जो बात वो कहे। लेकिन यहाँ पर चूँकि रियासत इस हवाले से कुछ ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रही, लिहाजा हमें इस किस्म के मसाइल का सामना होता ये है कि मुज़ाकरात के लिए दोबारा कोशिश की जाती है। क्योंकि कल जब एक इजलास हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, और उस इजलास के अंदर अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, खुफिया एजेंसियों के सरबराहान भी मौजूद थे, और इस इजलास के अंदर फैसला किया गया था कि हम भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसी फैसले को रिट्रिएट किया गया फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, और फेडरल कैबिनेट के अंदर मीटिंग के अंदर भी इस बात को तय किया गया कि अब ये जेलम से आगे हम इनको नहीं जाने देंगे। होता यह है कि उसके बाद जब ताकत का कल के दिन में भरपूर इस्तेमाल होता है तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि भाई होश के नाखुन लें, इकानमी आपकी मुल्क की ऑलरेडी बैठ रही है, एक खाना जंगी की कैफियत इस वक्त मुल्क पर तारी आपने कर दी है, लोगों की जो नकलो हमल है वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये सिलसिला आगे जारी रहा, ये आगे बढ़ गया तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस किस्म के एहतजाज शुरू हो जाएंगे, और जब ये एहतजाज शुरू होंगे तो फिर एक ऐसी कैफियत हो जाएगी जिसको रोका नहीं जा सकता। तो बराए करम इन लोगों के साथ दोबारा मुज़ाकरात किए जाएँ। और ये उसी सिलसिले की कड़ी थी जब फैसल वाउडा TV पर तशरीफ़ लाए, समा TV पर, और वहाँ पर आकर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो वफाकी वज़रा है ये अपनी जो ज़िम्मेदारी है ये वज़ीर आज़म इमरान खान पर ना डालें। मतलब ये था कि जो वज़रा जिन्होंने मुज़ाकरात किए वो अब मुज़ाकरात के नतीजे में जो एग्रीमेंट किया, फैसल वाउडा ये चाहते थे कि इमरान खान साहब को उसमें से बेल आउट कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए कि जनाब ये जो सारा मुआहदा हुआ ये इमरान खान साहब की जो नोटिस में नहीं था, उनके इल्म में नहीं था, और जो कुछ किया ये वज़रा ने ख़ुद किया।
اب ان کا یہ کہنا تھا، ان کا ماننا یہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی کے اندر جب بھی ایسے کچھ مرحلے آئے ہیں جہاں پر ایسی تنظیموں کے ساتھ، ایسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے یا ایک ایسی کیفیت تصادم والی پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ یہ سمجھتے تھے فیصل وارڈر کہ اس کا جو نقصان ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو خود اٹھانا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے یہ ذمہ داری فکس کرنے کی کوشش کی وفاقی وزراء پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تجویز پیش کر دی کہ ہمیں خون ریزی کو روکنا چاہیے، یعنی انہوں نے اسی لائن کو ٹو کیا جو لائن ان کو ابھی تک نااہلی سے بچا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک نااہل نہیں ہو پائے تمام تر شواہد دستیاب ہونے کے باوجود، لہٰذا انہوں نے تو یقینی طور پر جو احسان مندی ہے اس کے فرائض، اس کا جو کچھ نہ کچھ پے آف کرنا تھا وہ انہوں نے کیا ٹی وی پر آ کے، لیکن اس کے بعد یہ بات پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا، جس کے بعد دوبارہ مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا۔ جو علامہ سعد رضوی صاحب ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل سے نکالا گیا، ان کو اسلام آباد منتقل کیا گیا، اسلام آباد منتقل ہونے کے بعد ان کے مذاکرات ہوئے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان مذاکرات کے اندر علامہ سعد رضوی صاحب بھی موجود ہے اور ٹی ایل پی کی دیگر قیادت بھی موجود ہے۔ اب ایک جانب مذاکراتی عمل ہو رہا ہے، دوسری جانب جو حکومتی وزراء ہیں وہ ابھی تک اپنی بات پہ قائم ہیں، یعنی حکومت کی صفوں کے اندر کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی۔ اب ایک وفاقی وزیر صاحب ہیں فواد چودھری صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے ایک گفتگو کی، چھوٹی سی ان کی ٹاک ہوئی، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کل جو قومی سلامتی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے طلب کیا ہے، اس اجلاس کے اندر ہم ٹی ایل پی کا سارا کچا چھٹا اپنے جو حکام ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کے نیکسس کب کب بنے، کیسے کیسے بنے، اور ان نیکسس کے ذریعے جو فورن ہیں ان نیکسس کے ذریعے ان تک فنڈز کی ٹرانسفر کیسے ہوئی، اور کسی بھی صورت ریاست ان لوگوں کے آگے جھکے گی نہیں۔ انہوں نے ٹی وی پر آ کر آن ریکارڈ یہ والی بات کی۔ دوسری جانب ہمارے وزیر داخلہ ہیں جو ایک دن مذاکرات کرتے ہیں، اگلے دن گلے پڑتے ہیں، اس سے اگلے دن پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک نئی دھمکی ٹھوک دی ہے تحریک لبیک پاکستان پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ابھی تک یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں رہنے دیں، کیونکہ اگر یہ بات آگے بڑھی اور ٹی ایل پی نے کسی معاملے پر لچک نہ دکھائی تو ہو سکتا ہے کہ اقوام متحدہ ان کو ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دے، اور اگر ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا تو پھر یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر یہ جو ہم ضمانتیں اور یہ جو ان کو تھوڑی بہت ریلیکسیشن دیتے ہیں یہ ہم ریلیکسیشن بھی نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا ان کو چاہیے یہ ہوش کے ناخن لینے، یعنی یہ دونوں وزراء نے انفیکٹ ٹی ایل پی پر انڈائریکٹلی اس بات پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ جناب ابھی بھی وقت ہے، آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کر لیں، ادروائز آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ دوسری جانب جو حکومت کے ایک اور مشیر ہیں جناب قومی سلامتی کے جناب معید یوسف صاحب، وہ آئے ہیں سامنے اور انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا یار ریاست کے اندر یہ کیا بات ہے کہ قوم کا بیانیہ اور ہے اور ریاست کا بیانیہ اور ہے، یہ خاص طور پر اس معاملے پر جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ٹی ایل پی کا، ریاست کا بیانیہ اور ہے، عوام کا بیانیہ اور ہے، اور کسی بھی معاملے سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اور عوام دونوں ہی ایک بیانیے پر آئیں اور پھر اس بیانیے کو لے کے آگے چلا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کو اور عوام کو دونوں کو ایک بیانیے پر لائے کون؟ ایک ایسی شخصیت لے کے آئے گی نا جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوگا، جو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اپنی بات پر نہ صرف قائم رہے گا بلکہ پیرا بھی دے گا۔ اب ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے جو یہ خود کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، جو خود اپنے آپ کو یو ٹرن ماسٹر کہلوانے میں بہت زیادہ عزت و احترام اور فخر محسوس کرتے ہیں؟ تو ایسے معاملات کے اندر جب یو ٹرنز بار بار لیے جائیں گے تو پھر وہ جو تفریق اس وقت بیانیے کے اندر اور قوم اور ریاست کے اندر، عوام اور ریاست کے اندر پیدا ہو چکی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ جو اس وقت کا جو ابہام چل رہا ہے یہ میرا خیال ہے ہماری جو حکومت ہے شاید وہ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر رینجرز کو بلانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ ٹی ایل پی پراکسی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، لہٰذا اس پراکسی کو اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک ادارے کے ذریعے ٹیکل کیا جائے تاکہ اگر یہ ان کی پراکسی ہوگی یقینی طور پر تو وہ ان کے سامنے نہیں آئیں گے، اور اگر ان کے سامنے نہیں آئیں گے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی اور عمران خان صاحب کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی، اور وہ فیس سیونگ عمران خان صاحب ہر صورت لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جو ون پیج ڈاکٹرن تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے ہماری اپوزیشن جماعتیں کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانے کا بالکل جسے کہتے ہیں ہم کہ ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب یہ دھرنا ہوا تھا فیض آباد
आबाद के मुकाम पर, तो उस वक्त जो PTI थी, जो इमरान खान साहब की जमात है, उन्होंने इस मामले से भरपूर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अब सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है नवाज शरीफ साहब उनसे लंदन में मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपना एक वीलॉग भी किया है, और उस वीलॉग में उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरी इस हवाले से नवाज शरीफ साहब से बात हुई कि जनाब नवाज शरीफ साहब, क्या आप इस सूरत हाल से किसी किस्म का कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं? तो नजम सेठी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने क्लैरिटी के साथ इनकार कर दिया कि मैं इस सूरत हाल में किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि इस मामले को बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उसको हल किया जाए, और जो रियासत है वो अपना देखे कि उसने किस तरीके से अपने ही लोगों के साथ मामले को तय करना है। वो उन्होंने कहा कि वो ऐसी सूरत हाल से सियासी फ़ायदा उठाने वाले कोई और थे, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो इस किस्म के माहौल के अंदर सियासी फ़ायदे उठाएं। और वहाँ पे बड़ी और भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने बातें की। नवाज शरीफ साहब ने, नजम सेठी साहब ने कहा कि मैंने उनको इस तरह पाया है जैसे वो 2019 में थे, यानी उनके मौक़िफ़ के अंदर जो मौक़िफ़ उनका 2019 में था वही मौक़िफ़ उनका 2021 में है, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर ज़्यादा सख्ती के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने, नजम सेठी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जिस वक्त निगरान सेटअप बने मुल्क के अंदर, तो वो उस वक्त पाकिस्तान आए, और उससे पहले उनका भी पाकिस्तान आने का कोई इरादा नज़र नहीं आता। खैर, ये तो एक गुफ्तगू के दरमियान बात आ गई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल जमातें, और मैं उनको इस बारे में अप्रिशिएट करूँगा, चाहे वो PTI, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो JUIF है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो ANP है, किसी भी किस्म की किसी भी सियासी जमात ने इस जल्दी के ऊपर पेट्रोल लेकर खड़े नहीं हुए, उन्होंने इस पर पेट्रोल नहीं डाला, बल्कि उन सब ने अपनी एक खामोशी इख्तियार की और सारे अमल से अपना एक फ़ासला मेंटेन रखा। और ये फ़ासला मेंटेन रखना उनकी जो सियासी हिकमत अमली है उसके हवाले से बहुत एक दुरुस्त इक़दाम है, और किसी भी जमात की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। यानी वो ये चाहते हैं कि हुकूमत इनसे ख़ुद ही डील करे, क्योंकि अगर हम प्रॉक्सी की बात करते हैं तो हुकूमत भी तो प्रॉक्सी ही समझी जाती थी माजी में, अब पता नहीं समझी जाती है कि नहीं समझी जाती। लेकिन अब जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से आज की रात इंपॉर्टेंट है। आज की रात इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि कोई ब्रेक थ्रू हो, और ब्रेक थ्रू होना हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ब्रेक थ्रू नहीं होता, और कल इस सफ़र का आगाज़ होता है गुजरांवाला से आगे अगली तरफ, तो गुजरात के अंदर इतलात ऐसी हैं कि वहाँ पर भी खंदकें खुद गई हैं, वहाँ पर भी खारदार तारें लग गई हैं, वहाँ पर भी मोर्चा जन कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। फिर उसके आगे चनाब का पुल, उसके बाद जेलम, हर एक जगह पर इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अगर ये आज ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर उसके नतीजे में हुकूमत भरपूर तरीके से सख्ती करने का इरादा रखती है। सख्ती से मुराद आप समझ भी गए हैं कि कल जिस तरीके से कल सख्ती की गई, वैसी सख्ती आज भी आने वाले कल में भी की जाएगी। लिहाजा आज की रात इम्पॉर्टेंट है। इस रात के अंदर फैसला हो जाएगा कि हुकूमत किस हद तक जाती है, क्या वो कोई रिलैक्सेशन देती है, क्यों रिलैक्सेशन नहीं देती। मामला फ्रांसीसी सफ़ीर पर है, और मामला हुकूमत की जो माशी पॉलिसियों को जो यहाँ पर आके रुकती हैं वहीं पर आके बेस करता है। क्योंकि अगर हुकूमत ने कुछ गलत फ़ैसला किया तो यकीनी तौर पर उसके असरात हैं, और वो असरात आने वाले दिनों में बढ़ते चले जाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।